अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज कौमी असेंबली में और जो बजट वफाकी बजट आज जो पेश हुआ है 2022 और 23 के लिए वजीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल ने इसको पेश किया और इसका कुल हुजूम 9,000 अरब से कुछ जायद है। नाजरीन, इसमें काफ़ी सारी बातें हैं और काफ़ी सारे चीदा चीदा नुकात हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। जाहिर है क्योंकि बजट और बजटरी तमाम मैटर्स मईशत का मामला तो है, लेकिन ये पार्लियामान का बेसिकली बिजनेस है और जाहिर है इसका अब जो पैसेज है वो पार्लियामान से ही होना है। और इसमें जो अभी इसके बाद पोस्ट बजट जितने सेशंस होंगे, इसके ऊपर डेलिब्रेशन होगी, इसके ऊपर तजावीज़ आएंगी कि कुछ को रखा जाएगा और कुछ को नहीं रखा जाएगा वगैरह वगैरह। अभी ये काफ़ी एक तवील सिलसिला है जो कि चलेगा, लेकिन इसका एक आगाज़ इसलिए अहम है क्योंकि मौजूदा हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद, यानी कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है इनके इक़्तिदार में आने के बाद ये पहला बजट है जो कि इन्होंने पेश किया है। तो जाहिर है इस वजह से भी ये इनकी अपनी सियासी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी अहम है। दूसरी बात नाजरीन, जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे रहा उसमें वैसे तो ये मौजूदा हुकूमत ने पेश किया, लेकिन इंटरेस्टिंगली क्योंकि आउट गोइंग जो हुकूमत थी जो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में घर गई, यानी PTI हुकूमत, उनके ज़्यादातर उसमें आदाद शुमार थे और वो भी उसकी बुनियाद पर जो एक रोज़ पहले वो आया, वो तमाम तर जो एक रिफ्लेक्शन थी कारकर्दगी के हवाले से वो पिछली हुकूमत की थी। लेकिन अब ये वाली हुकूमत किस तरह से आवाम को बेहतर रिलीफ देंगे। अब बजट में जाहिर है बजट जो डॉक्यूमेंट है इटसेल्फ, ये दस्तावेज इसका सबसे पहला एक कदम है कि किस तरह से मुआशी सतह पर जो एक रोड मैप है वो हुकूमत ने अपने लिए तय किया है। इसको करने में कोई आसानी नाजरीन शुरू में नहीं हमें मिली क्योंकि IMF के साथ एक बहुत मुश्किल प्रोग्राम के तहत हम लोग इस वक्त चल रहे हैं और उसकी जो अगली ट्रांच है इस बजट को बनाने के लिए बड़ी ज़रूरी समझी जा रही थी। अब उसके ऊपर भी मुशावरत का सिलसिला जो बताया जा रहा है, इत्तलात के हवाले से जो हमारे पास इत्तला है वो ये है कि उस पर मुशावरत तो ऑलरेडी अभी भी चल रही है और डेलिब्रेशन IMF से अभी भी एज वी स्पीक चल रही है। लेकिन बजट का नाजरीन जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें FBR का जो टारगेट है 7,004 यानी कि 7,004 अरब रुपए रखा गया है। ये FBR का इसमें जो है वो टारगेट है जो कि इन्होंने अपने लिए सेट किया है इनकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसमें से सूबों का जो इसमें हिस्सा है वो 4,100 अरब रुपए रखा गया है। वफाकी बजट के पास नाजरीन नेट रेवेन्यू जो इस वक्त है वो तकरीबन 4,900 यानी 4,900 अरब रुपए तक का है। मजीद नाजरीन इसमें जो चीदा चीदा नुकात हैं वो ज़ाहिर है महंगाई के हवाले से, जो महंगाई के टारगेट्स पिछले इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखा जो कल रिलीज़ हुआ, उसमें यह था कि महंगाई के हवाले से अहदाफ हम पूरे ना कर पाए और इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी नंबर्स या प्रेशर उससे तजावुज़ कर गया। बट ऑन दी अदर हैंड GDP के जहाँ तक ताल्लुक़ है, GDP हमारी कैलकुलेशन से, यानी जो हमारी मुआशी जो ग्रोथ है वो हमारे अंदाजे से बेहतर रही। तो ये दो फिगर्स हमारे सामने तो हैं। अब जाहिर है इन्फ्लेशन को हमने मिटिगेट करना है और ग्रोथ ट्रैजेक्टरी को हमने आगे सस्टेनेबल बनाना है। और IMF के प्रोग्राम के तहत भी हम जब क्योंकि चल रहे हैं तो हमने अपने टैक्सेशन या अपने जो हमारे माली हमारे इस वक्त जो वसाइल हैं उनमें भी इजाफा करना है, फिर अपने अखराजात को कम करना है। इसमें ऑस्टेरिटी का भी एक जुज़ नज़र आया क्योंकि आज बजट में ये भी बात तय की गई और बजट दस्तावेज़ में ये बाकायदा तौर पर मौजूद नज़र आई कि जो एक्स्ट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनके ऊपर कटौती की जाएगी। बैरून मुल्क सिवाय अलावा ज़रूरी जो होंगे उन दौरों के अलावा तमाम बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर पाबंदी होगी। 40% तक जो पेट्रोल कोटा है वो सरकारी मुलाजमीन और वफाकी वज़रा के लिए, उसमें कटौती की जाएगी। साथ साथ यूटिलिटी बिल्स, ये तमाम प्रपोजिशंस हमने देखा था कि अब से कुछ रोज़ पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इनको बजट दस्तावेज में भी डाला गया है। तरक्याती बजट नाजरीन जो कि आवाम से सबसे बराह रास्त मुंसलिक होता है किसी भी बजट में, वो आइंदा माली साल में 800 अरब रुपए तक मुख्तस किया गया है। साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में नाजरीन 15% तक का इजाफा किया गया है। पेंशनर्स की पेंशन में 5% तक का इजाफा किया गया है। और याद रहे कि जब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आज़म कौमी असेंबली से ओथ लेने, जो उन्होंने ओथ लेने से पहले खिताब किया था जब वो इलेक्ट हुए थे वजीर आज़म कौमी असेंबली से, तो उस वक्त उन्होंने 10% पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा कर दिया था। उसमें अब 5% मजीद कंपाउंड किया गया है। अब इस बजट के बाद जो तजवीज़ है वो ये है और इसका ज़ाहिर है मकसद ये बताया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है या जो महंगाई का बोझ है वो आवाम के ऊपर से कमतर किया जाए। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से नाजरीन IMF की जो शराइत हैं वो काफ़ी कड़ी नज़र आती हैं और इस किस्म का अंदिया हमें वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी दिया है कि आइंदा आने वाले दिनों में GST हो या पेट्रोलियम लेवी हो, उनकी मद में पेट्रोलियम की कीमतों में मजीद इजाफा हो सकता है। अब उसको किस तरह से मिटिगेट किया जाएगा ये भी एक ज़रूरी सवाल है। ज़ाहिर है तमाम इन अदाद व शुमार पर बात करेंगे और आने वाले दिनों में
बजट की तजावीज़ क्या होंगी, वो हम उस एक पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं जब जो अपोजिशन है यानी कि पीटीआई है वो बाय एंड लार्ज असेंबली से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, तो उनकी तो प्रेजेंस अब इस वक्त पार्लियामेंट में, एटलीस्ट जो लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है वहाँ पर मौजूद नहीं है। वो किस तरह से अब इसमें अपनी नुमाइंदगी रखेंगे, या उनकी जो तजावीज़ हैं वो किस तरह से वो उसमें अकोमोडेट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तजावीज़ देना तो बतौर अपोजिशन उनका फ़र्ज़ है और उनको देनी भी चाहिए। तो क्या वो उस तरह से दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? आगे आने वाले जो पोस्ट बजट्स हैं असेंबली के, वो किस जानिब जाएंगे, कौन सी तजावीज़ रखी जाएंगी और कौन सी नहीं रखी जाएंगी, क्या उसमें मज़ीद एडिशंस या सब्ट्रैक्शंस होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये एक टू स्टार्ट ऑफ विद, ये जो दस्तावेज़ है ये आज कौमी असेंबली में पेश कर दिया गया है। तमाम पे बात करेंगे और जो इसमें सियासी पर्सपेक्टिव्स हैं वो ख़ास तौर पर हम शामिल गुफ्तगू रखेंगे। बाकायदा मैं पैनल का रुख करूँ तो चौधरी जाफ़र इकबाल साहब यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। स्टॉलवर्ट हैं आप, PMLN के साबिक वफाकी वज़ीर हैं और वेरी काइंड ऑफ यू, वेरी हम्बल ऑफ यू, और बहुत शुक्रिया आपका चौधरी साहब कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आप हुकूमती पर्सपेक्टिव बिलखुसूस अपनी जमात का हमारे साथ इन तमाम उमूर पे रखेंगे। नाज़रीन, मोहम्मद इब्राहिम खान साहब मुझे बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आप नायब सदर हैं अपनी जमात के और इफ़ आई मे कॉल यू साबिक आप MNA हैं PTI के। वेलकम ऑन बोर्ड इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी और आपकी प्रेजेंस के लिए। जुल्फ़िकार अली बदर नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान भी हैं और ज़ाहिर है इस मखलूत हुकूमत में क्योंकि आपका एक बहुत अहम हिस्सा है, बहुत अहम रोल है, तो अपनी जमात का पर्सपेक्टिव भी हमारे साथ रखेंगे। जुल्फ़िकार साहब भी हमें बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। मैं शॉर्टली उनका भी बाकायदा तारुफ कराऊंगी जब हमारे साथ आके जुड़ जाएंगे। आई लाइक टू वेलकम हिम ऑन बोर्ड फॉर नाउ। लेकिन चौधरी साहब, आपसे बाकायदा बात की अगर शुरुआत करें, एक तो आप बतौर हुकूमत वक्त आपने बहुत ज़्यादा तनकीद की उस वक्त की हुकूमत पर जो PTI की थी, और आपकी तनकीद का जो महवर था वो यही था कि मुआशी परफॉर्मेंस उनकी अप टू द मार्क नहीं है। अब इस बजट में आप जैसे जो बहुत एक न्यूट्रल हमेशा आपने अपने पर्सपेक्टिव्स रखे और आप एक बेबाक हमेशा अपनी जमात से आवाज़ रहे हैं, आप इसको अपनी नज़र में कैसा देखते हैं इस बजट को? क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस इससे आपको लगता है मीट हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने दो चीज़ों का इंट्रो में ज़िक्र किया, एक तो कि आज GDP क्या रिफ़्लेक्ट कर रहा है, और साथ आपने गुर्बत का ज़िक्र किया कि वो बढ़ी। अब आप मुआशी तरक्की कैसे उसे समझेंगे जबकि आपके मुल्क में गरीब होने वालों की और ख़त गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाए। अब उसे मैं बतौर सियासी कारकुन, क्योंकि मैं माहिर मुआशियात नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा जो इशारिये और ये हिंसे हैं उनकी खेल को नहीं जानता, मुझे बहुत सादा सा जो इल्म है कि मईशत बेहतर किसको कहते हैं कि एक तनख्वाहदार आदमी या मज़दूर आदमी जो कमा के एक दिन में लाता है या एक महीने में या हफ्ते में, वो अपना घर बेहतर अंदाज में चला सके। बिल्कुल 2013 में जब हमने हुकूमत संभाली, मियां नवाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म आए, तब भी कोई बहुत तादाद जो है वो ऊपर थी, गालबन कोई 75 लाख या उससे भी या नहीं 7 करोड़ के लगभग लोग थे, और फिर हम बतदरीज उसे नीचे लेके आए और अब पिछले 3 सालों में उसमें इजाफा हुआ। अब आप मईशत को बेहतर कहें, भले आप कहें, आपके इशारिये ये बताते हों कि जंगलात में ग्रोथ हुई, आपकी ज़राअत में ग्रोथ हुई, लेकिन उसके बावजूद अगर लोगों के अंदर इस चीज़ का इजाफा हो रहा है, इस तादाद का इजाफा हो रहा है कि गुर्बत बढ़ रही है, तो उसे मुआशी तरक्की कैसे और क्यों कर कहा जा सकता है। अगली बात आ जाए कि इस बजट को मैं किस नुक्ता नज़र से देखता हूँ, और बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर के, एक आम आदमी के, एक आम पाकिस्तानी के, मैं अमूना इस बजट को इस तरह देखता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप में इससे पहले अगर आप पिछले जो 2008 से लेके 13 तक और 13 से लेके 18 तक के 10 बजट पंजाब के इस बात के गवाह हैं कि पंजाब के अंदर हर मामले में बेहतरी आई। और इसी तरह 2013 से 18 तक के जो बजट हैं, जो मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो उनकी सारी टीम थी, आज वो शहबाज साहब के साथ उसी तरह मौजूद है, उन्होंने जो बजट दिए उसके अंदर क्या कुलिया कार फरमा था। वो कुलिया ये था कि आप PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम को बढ़ाएं। आप दुनिया जहान के फार्मूले निकालें, जिस मुल्क के अंदर PSDP बढ़ेगा और PSDP बढ़ने के साथ साथ वो खर्च भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो आप फिगर्स दे दें लेकिन आप वो इस्तेमाल ना कर सके। PTI की गवर्नमेंट में हुआ, 3 साल ऐसे हुआ
कि जो एलोकेटेड पीएसटीपी था वो पूरी तरह खर्च नहीं कर सके। अगर वो खर्च नहीं करेंगे तो पैसा नीचे गर्दिश नहीं करेगा, लोगों तक नहीं जाएगा। अभी तो 800 रुपए का आपने तखमीना रखा है, 808 अरब, 808 अरब, लेकिन 2017-18 में हम इसे 1100 अरब पे छोड़ के गए थे, जिसे फिर पीटीआई गवर्नमेंट कम करके नीचे ले अच्छा, आई थी। एक जो डिलेमा हमें नजर आता है, मैं इब्राहिम साहब की तरफ बढ़ूं और जुल्फिकार साहब को भी मैं मीनवाइल अब वेलकम दोबारा करूं, क्योंकि जुल्फिकार साहब अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बजरिया स्काइप। वेलकम ऑन बोर्ड जुल्फिकार साहब, मैं आपकी तरफ रुख करती हूं, लेकिन इब्राहिम साहब की तरफ जाऊं अगर पहले। जो सियासी इसमें आ रहा है नैरेटिव, अभी जैसे चौधरी साहब ने तमाम बात बयान की, वो ये आ रहा है कि पीएमएलएन बाय एंड लार्ज ये कह रहे हैं कि आप 2018 से कंपेयर करें कि हम उस वक्त जो मईशत छोड़ के गए थे, और फिर पीटीआई के अदादोशुमार आप हमारी उस वक्त की मईशत से मवाजना करें। जबकि पीटीआई ये कह रहे हैं कि नहीं, आप वो मवाजना ना करें, आप उस वक्त से मवाजना करें जब नो कॉन्फिडेंस वोट आया था, और उसके बाद अब ये जो तकरीबन 2 माह हुए हैं हुकूमत को, तो अब ये अदादोशुमार या अब ये स्टेटिस्टिक्स के ऊपर मवाजना करें, तब बात बनती है। इब्राहिम साहब, यही डिलेमा आ रहा है, और इसको अगर मैं जो पीएमएलएन का या जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है वो अगर आपसे पूछूं कि वो 2018 से जब मवाजना करते हैं, तो आप लोग उसके ऊपर ये रिबट उसको करते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, वो मवाजना ही गलत है, आप तब करें जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था, और 2 माह में आप बेसिकली जज कर रहे हैं इस हुकूमत को। क्या 2 माह में जज करना हुकूमत की कारकर्दगी को जायज है? हरगिज नहीं, आपसे मैं तो 2 साल की बात कर रहा हूँ, ये वोट ऑफ नो की उन दोनों सालों की 5.6 और 5.9 पे गई है हमारी जीडीपी ग्रोथ। चौधरी साहब थोड़ा क्योंकि इकोनॉमी को वाकई ठीक फरमा रहे उनका फील्ड नहीं है, मैं समझा दूं, जीडीपी ग्रोथ वो है जो आपकी टोटल कौमी वेल्थ में इजाफा होता है। अब उसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में गुर्बत बढ़ सकती है, और अगर आप इवन डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसमें वो गुर्बत में कमी आ सकती है। तो एक तो ये इनका सवाल था, तो मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा चले इनको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। तो वो कहते कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप जी, इब्राहिम साहब से मेरा राब्ता टूटा है, आई थिंक ब्रीफली ही मैं उनको दोबारा रिकनेक्ट कर पाऊंगी, आई होप। लेकिन जुल्फिकार साहब, आप बतौर कोएलिशन पार्टनर इस हुकूमत के कैसा देखते हैं बजट को? आपके इनिशियल रिमार्क्स क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोना, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। जी, प्लेजर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। ये जो बजट है, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर ये एक बड़ा बैलेंस्ड बजट है, और इससे बेहतर बजट दिया नहीं जा सकता था इतने थोड़े अरसे के अंदर जिस किस्म का बजट तैयार किया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास टाइम ही नहीं था। गवर्नमेंट इधर गवर्नमेंट में आए हैं एक आईनी और कानूनी तरीके से तरीके में एतमाद को कामयाब करवा के, और उनके पास तैयारी के लिए इतना टाइम ही नहीं था कि वो बजट को तैयार करते। अगर जुल्फिकार साहब आप सिर्फ एक सेकंड की इजाजत मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैंने इब्राहिम साहब को रिकनेक्ट किया है, उनका नुक्ता बीच में रह गया था। मैं फिर गुजारिश करती हूं कि आप अपना फिर जो पर्सपेक्टिव है वो बाद में आप मुकम्मल कीजिएगा। जी इब्राहिम साहब, मेरा राब्ता गालिबन टूटा था आपसे, अब आप फरमाएं। जी आई एम सॉरी। अच्छा, उसमें मैं ये बता रहा था, तो टोटल वेल्थ की जो है वो आपकी जीडीपी ग्रोथ वो बताती है कि आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है आई है। उसमें आप अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन कर जाते हैं तो वो उसमें ज्यादा बेहतर आ जाता है, गुर्बत में कमी। और अगर आप उसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन कर जाते हैं कि पैसा ज्यादा बड़े लोगों के पास चला जाता है, तो उसमें गुर्बत में इजाफा हो जाता है। एक दूसरी बात ये है कि हमने 600 टेक्सटाइल मिले जो कि लास्ट उसमें बंद हो गई थी, ऐसे सिर्फ कि जब कॉटन पाकिस्तान की उतरती थी तो अपना इंपोर्ट शुरू कर दी जाती थी इंडिया से। कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते, वो उनको डीजल सब्सिडाइज उस पर दे रहे हैं, तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है हमारे से। और जब आप अपने किसान को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और इंडिया से इंपोर्ट करेंगे, जो कि आपने अपने पिछले 3 सालों में 4 सालों में हमने नहीं की, हमने अपने ही किसान को मैक्सिमम उसकी फसलों की जो है वो कीमतें अदा की, तो हमारा किसान खुशहाल हुआ, जिससे कि तकरीबन 1100 अरब रुपया किसान के पास गया। इसी तरह आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास बहुत पैसा गया। आपकी जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आप देख लें, आपकी जो मुल्क की रेमिटेंसेस थी, जो कि बाहर से लोग हमारे पाकिस्तान ओवरसीज भेजते हैं, वो पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड 31 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो हुई, जबकि इनके टोटल अदवार में वो कभी
उनमें ज्यादा नहीं गई थी। जैसे आपका जो एक्सपोर्ट है वो 33 अरब पे चला गया। तो ये मैं बता रहा हूं कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुई और उसको वर्ल्ड वाइड क्यों एक्सेप्ट किया गया। लेकिन इब्राहिम साहब एक बात का इजाफा बताएं कि क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपने जो आखिरी चंद माह थे आपने अपने जीडीपी के जो कैलकुलेशन का तरीका है उसको आपने तब्दील किया था इस तरह से कि आपने बेस ईयर चेंज किया था। उस बेस ईयर के चेंज करने से दरअसल ये जो 6% तक की ग्रोथ है ये हमें मिली है, वरना अगर हम पुराने बेस ईयर के ऊपर चलते तो गालिबन वो इतना अच्छा फिगर नहीं था। नहीं, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। देखिए ये 5.6 तो है वो है जो कि आईएमएफ ने दी है। अब आईएमएफ के फार्मूले पे तो नहीं ना चलती, आईएमएफ का तो अपना फॉर्म होता है। एनीवेज ये सारी ग्रोथ हो रही थी, मामलात जो है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे पटड़ी पे चल रहे थे। सिर्फ इतना फर्क जरूर है, हम कह रहे हैं कि हम 100 की स्पीड पे जा रहे थे, नून लीग ये कह सकती है, पीपल्स पार्टी ये कह रही थी नहीं आप 10 की स्पीड पे जा रहे थे। चलो उस पे तो बात हो सकती है, लेकिन हमारी डायरेक्शन एटलीस्ट इकोनॉमी वाज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो ये तो एक तो मामला ये हो गया। अब उसके बाद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से जो हालात बने हैं, हमने क्या किया था बेसिकली रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर एक्स जो थे उनका विजिट जो था उसका पर्पस यही था कि हमें रशिया ऑफर कर रहा था कि हम आपको, और एक एमओयू भी उनके साथ साइन हुआ था जी, कि 30% लोअर उस पे वर्ल्ड मार्केट प्राइस से हम आपको देते हैं ऑयल भी और आपको गंदम भी। तो उससे जब आपको सस्ती चीजें मिलने की वहां से वो हो जाती तो आपका ऑटोमेटिकली जो प्रेशर अब इन पे पड़ा है और इन पे वो कंडीशन देखिए, आईएमएफ ने तो नहीं कहा कि इनको, वो इसलिए कह रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं क्योंकि आपकी कास्ट ऑफ परचेजिंग पेट्रोल इज वेरी हाई, जो कि दुनिया में इस वक्त $110-111 12 पे गई हुई है पर बैरल। तो अगर वही वाला हमें 30% पे मिलता है, और अनदर थिंग कि आप तकरीबन $33 अरब की जो है सालाना इंपोर्ट करते हैं ऑयल की, गैस की और रिलेटेड जो आपकी ऑयल एंड गैस रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। सही ये अच्छा तो इब्राहिम साहब, आपको ये जो तकरीबन रशिया वाला नुक्ता है इसके ऊपर हम दोबारा आते हैं। जाहिर है कि आप इसके ऊपर तफसील से बताइएगा, क्योंकि हुकूमत से जब हम ये बात पूछते हैं वो कहते हैं हम पे तो सैंक्शंस लग जाती, लेकिन वो फिर भी गंदम की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि ईयू और यूएस की सैंक्शंस फूड आइटम्स पे अप्लाई नहीं करती है। मैं आपको सैंक्शंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए सैंक्शन लगी हुई है सिर्फ ईरान पे, और वो लगी हुई है यूएन की तरफ से। अमेरिका ने वो सैंक्शंस पास करा ली थी। रशिया पे सैंक्शंस लग नहीं सकती क्योंकि वो सही में से है। अगर जुल्फिकार साहब की तरफ में बढ़ूं ताकि एक आदमी भी अगर उनका पर्सपेक्टिव भी आ जाए। मैं इस तरफ लौटती हूँ इब्राहिम साहब, ये जो सैंक्शंस वाली बात है ना, जैसे आपने ईरान की मिसाल दी, तो ईरान के हवाले से भी आपको पता है ये ईरान तो कहता है कि वो जो आईपी पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन, वो उनकी तरफ से तो मुकम्मल है, लेकिन हमारी तरफ से कभी काम नहीं हो रहा। प्रोबेबली आप भी सैंक्शंस की वजह से उसके ऊपर पेशरफ्त नहीं कर पाए, तो ये हुकूमत से पूछते हैं कि वो क्या कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, फेयर जी। जुल्फिकार साहब, अच्छी खासी मईशत चल रही थी, आप लोग वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए और वो जो तमाम मईशत की स्पीड थी वो एकदम मध्यम पड़ गई या उसकी डायरेक्शन ही उलट दी, जैसे इब्राहिम साहब कह रहे हैं। देखिए ये इब्राहिम साहब का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही थी, हमने एक आईनी और कानूनी तरीके से इमरान खान साहब को घर भेजा, उनकी हुकूमत खत्म की और गवर्नमेंट में आए, लेकिन जिस स्पीड से और जिस डायरेक्शन में बढ़ी थी और जिस किस्म का एक सॉवरेन गारंटी का आईएमएफ से इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ था, उसी एग्रीमेंट की पासदारी करते हुए हमने वही चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ी। उसको हम रोक नहीं सके क्योंकि वो इतना इस किस्म का एग्रीमेंट था जिसके अंदर हम कोई चेंज, वी कुडंट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन दैट एग्रीमेंट, तो वी हैड टू फॉलो इट। तो उस फॉलो करने में और बाकी चीजें करने में और बीच में जो चीजों का इन्होंने होल्ड ऑन किया था, जैसे प्राइस, लेकिन जुल्फिकार साहब एक सवाल इस पे जरूर ये सुनिएगा, क्योंकि आपको पीटीआई वाले कहते हैं जब वो आईएमएफ की पासदारी में जब वो कीमतें बढ़ाते थे, 4 रुपए भी बढ़ाते थे पेट्रोल पे, तो आप उनके ऊपर बेपनाह तनकीद करते थे बतौर ऑपोजिशन, और अब जब आपको वही करना पड़ रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं वो तनकीद जायज नहीं है क्योंकि वो तो आईएमएफ की शरायत है। देखिए हम उनके ऊपर तनकीद इस बात पे करते थे कि जो इमरान खान साहब प्राइस बढ़ा रहे थे वो अपनी मर्जी से बढ़ा रहे थे,
और जब मार्केट में प्राइस नीचे जा रही थी और खान साहब गवर्नमेंट में आने से पहले एक बात कहते थे कि अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़े तो वजीर आजम चोर होता है, तो हम कहते थे कि खान साहब आप जब आप बढ़ाते हैं तो आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, तो जरा उसकी भी तशरीह कर दें। तो उसकी वो तशरीह नहीं करते थे। जब वो अपनी चीजें कहते थे कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा और 50 लाख घर बना के दूंगा, तो उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं। तो बात कहने की यह है कि आप जब गवर्नमेंट में आने से पहले बातें करते हैं और फिर आके आपकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। आई सी, आपको बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन पे एतराज था, राइट जी। आपकी कोई पॉलिसी नहीं होती, आपका कोई विजन नहीं होता, आप में कोई काबिलियत नहीं होती, आप में अहलियत नहीं होती, आप बातें करते हैं हवाई। यहाँ पे आपको बात करनी है प्रैक्टिकल। पाकिस्तान एक क्रॉस रोड से गुजर रहा है और आपको यहाँ पे चैलेंजेस दरकार है। वो क्या चैलेंजेस है? बढ़ती हुई गैस की प्राइस, बढ़ती हुई बिजली की प्राइस, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का मसला है, गवर्नेंस का मसला है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। आपको सब चीजों को इशू एड्रेस करना है और ये आप उतनी देर एड्रेस नहीं कर सकते जितनी देर आप तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ ना बिठाएं, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को साथ ना बिठाएं, इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट। खान साहब क्या कहते थे कि गवर्नमेंट में होने के बावजूद वो कहते थे कि उनके अंदर तो लचक ही नहीं थी, ना वो उस टाइम की ऑपोजिशन से बात करना चाहते थे, ना वो आज की हुकूमत से बात करना चाहते हैं। एक शख्स जो बात ही नहीं करना चाहता, उसने इस मुल्क को क्या चलाना है, बल्कि डिवाइड करके रख दिया है। पूरी का पूरा सोशल एक अच्छा, राइट। आप बातचीत करने पे भी कह रहे हैं, लेकिन बजट पे जो आपका कमेंट था वो भी आपने कहा था आपके ख्याल में इससे बेहतर बजट मौजूदा सर्कमस्टांसेस को देखकर नहीं हो सकता था। आई थिंक इब्राहिम साहब भी कुछ मैं यही अर्ज कर रहा था कि ये बड़ा एक बैलेंस बजट है, जिसके अंदर आप देखिए मौजूदा हालात के अंदर गवर्नमेंट ने 15% गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की रेज कर दी सैलरी को, और 10 और 5% पेंशन्स को बढ़ा दिया। फिर सिनेमास और प्रोडक्शन हाउसेस के ऊपर और फिल्म्स के ऊपर और बाकी जिस सेक्टर के अंदर वो थोड़ा बहुत कर सकते थे उन्होंने लीवरेज दिया। फिर नॉन फाइलर को टाइटन अप किया कि 100 से 200% उसके ऊपर वो कर दिया। और फिर सर्कुलर डेट के ऊपर जो खान साहब 2500 मिलियन करके गए थे वो बहुत बढ़ गया। और डिफेंस बजट उतना ही रखा ऑलमोस्ट। फिर पीएसडीपी का जो बजट है वो कम करके 800 बिलियन के करीब कर दिया। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि एजुकेशन का, आईटी का, क्लाइमेट चेंज का और हेल्थ का बजट सही। आपने सेक्टर वाइज भी थोड़ा सा एनालिसिस करके बताया है, जैसे आप कह रहे हैं। चौधरी साहब की वैसे टर्न है, लेकिन आई थिंक इब्राहिम साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी इब्राहिम साहब, आप मुख्तसरन अपना जुमला जरूर इजाफा करें, बताएं। मैं सिर्फ इतना इनको बताना चाह रहा था कि आप अगर जो सहारा ले रहे हैं ना आईएमएफ के साथ हमारे सॉवरेन गारंटीज का, और ये कहना चाह रहे हैं कि सॉवरेन गारंटीज के तहत कीमतें बढ़ा के सॉवरेन वारंटीज को सामने लेके आईएमएफ के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा सामने लेके आए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चीजों को देखें, जो है डिस्टॉर्ट ना करें, जो हकायक है वो कौम के सामने रखें। आप में एबिलिटी नहीं है ना, आप मकसद है कि ये डिजास्टर्स बजट है जिसमें 4000 अरब रुपए का गैप है, ये कहां से पूरा करेंगे? हमने इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी, हमने उतनी तनख्वाहें बढ़ा दी, भाई घर में खाने को रोटी नहीं है और आप कह रहे हैं जी पराठा ले आओ, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इन चीजों के लिए आपको मकसद है प्रॉपर प्लानिंग की, और उसके लिए सही खसारा कैसे फाइनेंस होगा, ये जरूरी सवाल है। बेसिकली हर बजट में जो अहम तरीन सवाल होता है वो यही होता है कि बजट खसारा कैसे फाइनेंस होगा। लेकिन इब्राहिम साहब, जो आप आईएमएफ एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं वो यही आईएमएफ की एटलीस्ट वेबसाइट पे जो दस्तावेज मौजूद है उसमें शौकत तरीन साहब और रजा बाकर साहब के दस्तखत हैं, जो कि आपने उनके साथ तय किए थे। मैं खैर लौटती हूँ, आप उसके बारे में मजीद बताइएगा कि उसकी वजह से आपको क्या मुश्किलात आई। चौधरी साहब, आप गालिबन जो ये आईएमएफ के कहने पर, उनकी शराइत पर पीटीआई जब इजाफा करती थी आप उसके ऊपर तनकीद करते थे बतौर अपोजिशन, तो आप अपने टाइम पर वो इजाफा कैसे कहते हैं कि नहीं उस पर तनकीद ना हो? बहुत बहुत बेहतरीन सवाल मोना आपने किया। 2013 में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली और उसके बाद 3 हमने आईएमएफ से प्रोग्राम लिए, और आज भी मैं ऑन रिकॉर्ड और चैलेंज करता हूँ कि पीटीआई के माहिरीन मुआशियात आएँ, उन तीनों प्रोग्राम्स को लेके बैठें। मियां नवाज शरीफ ने अपनी शराइत पे लिए और बिल आखिर 2017 में हमने गुड बाय कह दिया। फिर दोबारा किसने शुरू किया? जनाब इमरान खान साहब ने शुरू किया।
किन शराइत पे किया। अगर तो कोई हमारा मुआहदा था 17-18 का तो ले आए सामने, जो इनको फॉलो करना पड़ा। फिर ये 6 माह तो करते रहे, लेंगे नहीं लेंगे प्रोग्राम, इन्होंने वो चीज़ें तजब्जुब का शिकार रहे, उससे बहुत नुकसान हुआ मईशत का। कोई एक फैसला करते। अब इनके जो मुआहदे हैं, हम इनकी तरह नहीं कहेंगे कि हमें इल्म नहीं था, हमें पता नहीं था, हमें टीम अच्छी नहीं मिली, हमें मेंबरान अच्छे नहीं मिले, हमें अवाम अच्छी नहीं मिली, हमें पाकिस्तान अच्छा नहीं मिला। हमें सब कुछ अच्छा मिला है सिवाय साबका हुकूमत के, और उनकी जितनी गलतियां हैं उनको अनडू करेंगे। ये प्रोग्राम तो चलेगा जो इमरान खान साहब के वुज़रा ने दस्तखत किए हैं, और इससे अगला प्रोग्राम अगले साल के दौरान आप देखेंगे कि मियां शहबाज शरीफ अपनी शराइत पे लेके आएंगे। एक बात जो वो लोग करते हैं ना, वो ये कहते हैं उस वक्त पाकिस्तान के हालात बैनुल अक़वामी सतह पर उतने खराब नहीं थे, इस वजह से आप IMF के साथ बेहतर डील कर पाए। अब तो FATF है। मुना देखें, जब हमने हुकूमत संभाली दहशतगर्दी कहाँ थी जरा देखिए, और दहशतगर्दी की वजह से जब मुल्क सारे में दहशतगर्दी थी तो आपके ऊपर सवालिया निशान था कि ये दहशतगर्द मुल्क के अंदर कहाँ और आप क्यों नहीं खत्म कर पाते। वो किसने खात्मा किया? हमारी हुकूमत ने किया, और एक स्टेबल पाकिस्तान इनके हवाले कर दिया। अब मैं जरा मुआहिदों की बात कर लूं। रूस के साथ कोई मुआहिदा इन्होंने अगर किया है, हाँ अगर बातें हुई हैं, बातें तो कप्तान साहब ने बहुत की और वो बातें सारी अधूरी हैं। कोई मुआहिदा है तो सामने लाएं। हमारा मुआहिदा है और जिसके ऊपर सैंक्शंस भी नहीं है वस्त एशिया की रियासतों के साथ, वो गैस का भी है, बिजली का भी है। जरा फरमा दें मोहतरम साबिक MNA साहब कि 3.5 साल में आपने वो बिजली की लाइन और गैस की लाइन पे कितना काम किया, कितना खर्च किया, उसकी इकोनॉमिक, उसके ऊपर जो अपना पैसा खर्च हुआ कितना था, और फिजिकल प्रोग्रेस कितनी थी, और कब शुरू कर रहे हैं। वो मुआहदे हुए थे और मियां नवाज शरीफ ने किए थे, सारा जहां जानता है। तो वो तो वही कहेंगे ना चौधरी साहब कि जैसे टैपी गैस पाइपलाइन, आप वस्ती एशिया की जो बात कर रहे हैं वो टैपी गैस पाइपलाइन है बेसिकली, IP गैस पाइपलाइन। उसपे तो उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर तो दर हकीकत सैंक्शंस हैं और उसकी वजह से आप लोग भी उस पे आगे नहीं बढ़े। ईरान की नहीं, लेकिन टैपी में तो है ना ईरान। नहीं, मैं यहाँ से जो आपकी उज्बेकिस्तान ताजिकिस्तान से आ रही है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमने मुआहदे किए 2013 के बाद किए, इन्होंने उसके ऊपर कितना अमल किया बता दें, कितनी प्रोग्रेस है और कब वो शुरू हो रही है, कोई इनके पास उसका जवाब नहीं होगा। इसी तरह हमने रिलीफ कैसे दिया इस बजट में, और हम खसारा कैसे पूरा करेंगे। खसारा इंशाल्लाह टैक्स इकट्ठा करके भी, और जो IMF के साथ प्रोग्राम है उसको भी बेहतर करके पूरा करेंगे। रिलीफ हमने यूं दिया कि ये 6 लाख वाले के ऊपर टैक्स ले रहे थे, आप टैक्स बढ़ा तो नहीं देंगे? अगर आप नहीं बढ़ाया नहीं है, टैक्स रेट बढ़ाया नहीं है। देखिए हमने तो कम किया, नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स रेट भी नहीं बढ़ाया हमने। तो टैक्स रेट हमने छूट दी है कि तनख्वाहदार तबका जिसकी तनख्वाह 6 लाख थी पहले वो टैक्स देता था, अब हमने वो 12 कर दिया। हाँ। इस तरह जो अपना छोटे मोटे काम कारोबार करते हैं उनसे जो बचत आती है वो पहले 4 था, उसे हमने 6 कर दिया। फिर सबसे ज्यादा किरदार ज़राअत अदा करती है, और वो गंदम हमारे पास थी, हमने संभाल के रखी, इन्होंने बेच के वो 3 साल खाते रहे। चीनी संभाल के रखी थी, वो भी बेची। ज़राअत को बेहतर करने के लिए 0 टैक्स किया है कि आप मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, अच्छे बीज इंपोर्ट करते हैं, अदवायात आती हैं, 0 उसके ऊपर टैक्स किया है। वैसे ज़राअत की उनकी अच्छी ग्रोथ है उनके टाइम पे, जो आपने खुद ही इकोनॉमिक सर्वे जो निकाला है। देखें जो हमने 18 में दी थी वो इनसे बहुत बेहतर थी। हमें तो वो 18 वाली चाहिए ना। जिस तरह का पाकिस्तान है ऐसे ही है मुना, हमने जैसा पाकिस्तान दिया था हमें तो वो चाहिए। मेरे पाकिस्तान में तो कई मतलब वो गंदम वाफर पड़ी हुई थी, और नए पाकिस्तान में ये हुआ कि लाइनों में लग गए आटे के लिए। चीनी वाफर पड़ी हुई थी। आप लोग भी वैसे इंपोर्ट करेंगे चौधरी साहब, आपने भी? वो तो इनकी वजह से करनी पड़ेगी ना, 3.5 साल में जो कमी रही करनी पड़ेगी। लेकिन जब अभी हम ये अगला काम जो करने जा रहे हैं, अभी हमारे 2-3 मुआहदे होने हैं गैस सप्लाई के, जिसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर मिफ्ता साहब काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर डॉक्टर मुसद्दिक जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। कतर से भी हैं, कुवैत से भी हैं, और सऊदीया से भी हैं। अब उस सूरत में हमें जो गैस मिलेगी, हमारी तरजीह होगी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये हमने 2015 में भी किया था, और उस वजह से खाद आधी कीमत पे आ गई थी। दूसरी तरजीह होगी बाकी जितनी इंडस्ट्री है उसके लिए। और अभी हमने इस बजट में भी ये अनाउंस किया है कि इंडस्ट्रियल एरियाज पे 0 लोड शेडिंग करेंगे, और हम इंशाल्लाह ये मैनेज करेंगे। हायर एजुकेशन, इमरान खान बहुत पहले कहते थे आने में हुकूमत से कि अफराद के ऊपर खर्च करें। हमने 67% हायर एजुकेशन का डेवलपमेंट बजट बढ़ाया है आज इस बजट में। हम 5000। वो फिर आपने उनकी बात मानी, खान साहब की बात मानी? नहीं, उन्होंने खुद नहीं, हम तो खुद बढ़ा रहे थे, हम पहले बढ़ा रहे थे, इन्होंने आके कम किया है।
मुन्ना, इन्होंने तो पूरा पीएसटीपी कम किया है अच्छा, ना। अच्छा। ये 1100 अरब से वापस उसे ले आए थे 600-700 अरब पे, वो हर शोबा ही कमी की तरफ था, हमने तो उसे दोबारा बढ़ाया है, बेहतर किया है। और इस तरह हम जो है वो 3 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की आज की जरूरत है हर तरह से। इस पे एक बड़ा अहम फैक्टर है, बलोच स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिनको हमने इस वक्त इतना कंसिडर नहीं किया है। जाहिर है कोविड का भी एक टाइम रहा। जी इब्राहिम साहब, आप एक तो जो मुआहिदा हुआ है वो आप सामने ले आए, रूस के साथ बातचीत बहुत हुई है, मुआहिदा नहीं हुआ। हमाद अजहर साहब ने भी जो एक ट्वीट की थी उसमें उन्होंने वो लेटर लगाया था जो उन्होंने वहां एनर्जी मिनिस्टर को लिखा है, लेकिन उसका जवाब कहाँ है? जी, मैंने ये क्लेम नहीं किया कि हमारा मुआहिदा हुआ था। मैंने कहा MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके तो गैस नहीं बाद आती ना जी। उसके अमल दरामद के लिए मुआहिदे होने थे, जो कि ये जो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए, जितने बार बार रिपीट करने का फायदा नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं, अभी इनसे कहा कि LNG कहां से खरीदोगे, कभी से खरीदेंगे, मैंने तो 3 मुल्कों के नाम बताए हैं जी। अच्छा इब्राहिम साहब, मैं सॉरी, मैं आपके सिग्नल में शायद कुछ डिस्टॉर्शन है। पहली फुर्सत में 3 अरब की LNG आपको देने जा रहा है। आप अमेरिकन ऑर्डर बात कर जी, को ये किसी सूरत में जो है अवॉइड नहीं करते, मास्टर के ऊपर से आपने यहीं से खरीदना है। जब आपको चीज सस्ता देते हैं आजाद। अच्छा इब्राहिम साहब, सॉरी आपकी आवाज क्योंकि मुझे ठीक मौसूल नहीं हो रही, यहाँ पे आपके सिग्नल डिस्टॉर्शन है। मैं आपकी ऑडियो एटलीस्ट हम अगर दोबारा रिकनेक्ट कर लें, या आपका अगर सिग्नल बेहतर हम कर पाए तो मैं आपसे दोबारा ये वाला जवाब मांगती हूँ। जी जुल्फिकार साहब, ज़राअत के हवाले से आपके इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि अच्छी ग्रोथ है, और ये जाहिर है ये PTI के ही टाइम की परफॉर्मेंस है, जो आप एटलीस्ट ज़राअत में और LSM ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छी ग्रोथ नजर आई है, और ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं। उसके बावजूद हम अपने जो बेसिक कमोडिटीज हैं, फूड एसेंशियल्स हैं, आज भी हम इंपोर्ट करने पर मजबूर हैं। ये बतौर कौम और बतौर एक माशी मुल्क, बतौर एक ज़रई मुल्क हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। देखिए, पाकिस्तान तो एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन आप देखें कि पिछली गवर्नमेंट ने वीट भी इंपोर्ट की और शुगर भी इंपोर्ट की, और यूरिया का इतना ज्यादा डेफिशिएंसी रही कि किसानों को यूरिया प्रॉपरली मिली नहीं, और ये इल्जाम लगाते थे कि यूरिया सिंध से स्मगल होके अफगानिस्तान जा रही है। इनसे पूछना था कि भाई गवर्नमेंट आपकी है, सिंध और अफगानिस्तान का तो बॉर्डर ही नहीं मिलता, तो कैसे जा सकती है। बेसिकली बात ये थी कि इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स और इनकी सारी जो बात थी वो हवाई बातें थी, प्रैक्टिकल ये बात करते नहीं थे। जब से ये गवर्नमेंट में आए थे, इन्होंने कोई एक प्रैक्टिकल चीज ऐसी नहीं है जो कि पिछली गवर्नमेंट की उसकी कंटिन्यूटी की हो। अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा था उसको इन्होंने स्लो डाउन कर दिया, और अपना कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था जिसको इन्होंने न्यू स्टार्टअप किया हो, और कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो जिससे कोई फ्यूचर का विजन नजर आता हो। खान साहब ने सिर्फ यहाँ पे बात की है थ्रेटिकल, प्रैक्टिकल कुछ नहीं था, और उस थ्रेटिकल की वजह से पाकिस्तान आज इतने मुश्किल मराइल से गुजर रहा है, और हमें इस किस्म के खसारों का और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फेस करना पड़ा है। HEC इन्होंने देखे तबाह कर दी। आप देखें कि हेल्थ सेक्टर के अंदर हेल्थ कार्ड जो कहते हैं, वो हेल्थ कार्ड इज अ प्रोजेक्ट ऑफ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो उसका एक SBU है, वो उसी का हिस्सा था, और ये यानी इनका कोई अपना प्रोजेक्ट है। लेकिन तो जुल्फिकार साहब, वो तो अगर आप कहते हैं कि वो आपका या बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा था, तो एटलीस्ट उन्होंने उसको कंटिन्यूड रखा। क्या आप इसको अच्छा नहीं समझते? और उन्होंने दीगर सूबों में उसको एक्सपैंड किया, जैसे KP में, पंजाब में। देखिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये तो हमें बैठ के, जब मैं बात करता हूँ तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस और स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठाने की, कि एक टेबल पे बैठ के करें। यहाँ पे हमें ये डिसाइड करना है, वी आर स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स, कि पाकिस्तान ने एक ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जिस गवर्नमेंट की कोई अच्छी पॉलिसी हो, अगली आने वाली गवर्नमेंट उस पॉलिसी को आगे लेके चले। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ईरान IP गैस पाइपलाइन है, या टापी है, या तुर्कमानिस्तान के साथ है, या बिजली के मुआहदे हैं, कोई एक ऐसा मुआहदा जिसको आगे लेके चले हो, और बातें सिर्फ कर देनी कि जी लेटर लिखा है और
हम 30% ऑफ पे रशिया से पेट्रोल मिल जाएगा या ये हो जाएगा। देखिए, वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। हमें अवाम के साथ खेलना नहीं है, हमें अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलवाना है और मुश्किल से, प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। दैट कैनॉट बी डन बाय वन पार्टी राइट राइट। अच्छा इब्राहिम साहब, क्योंकि हमने रिकनेक्ट किया है उन्हें। जी इब्राहिम साहब, सॉरी आपकी आवाज यहाँ मौसूल नहीं हो रही थी हमें। आप मुआहिदों के हवाले से कुछ बता रहे थे कि आपने क्या मुआहिदे किए हैं एक्चुअली। मैं ये कह रहा था कि रशिया के साथ जो था हमारा MOU साइन हुआ था और उसमें कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले तो फिर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डे है और जिस तरह से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और जो मकसद कहते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से लेके आया, वो जितनी डेमोक्रेसी को फल फूल लगे अपना सबके सामने है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमारा MOU साइन था। मैं तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने अभी मेंशन किया था कि ये कुवैत से, अपना कतर से और सऊदी अरेबिया से लेंगे। वो पाउंड है पेट्रो डॉलर में बात करने के, और फिर अगर आप उनसे खरीदेंगे तो उनकी प्राइस पे आपको खरीद करना पड़ेगा। रशिया पे कोई पाबंदियां नहीं है। आपको 30% उन्होंने स्टेट फॉरवर्ड कहा कि हम आपको रिबेट पे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इब्राहिम साहब, एक और बड़ा जरूरी सवाल आ जाता है, वो ये है कि अगर आप लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का, कौमी असेंबली का हिस्सा नहीं है, तो उसके बाद ना होते हुए आप अपनी तजावीज जाहिर है प्रोग्राम्स में या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू तो आप रख सकते हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर जो इसका तरीक़ेकार है तजावीज रखने का, वो तो आप मतलब आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो आपके क्या वोटर्स इस बहुत बड़े अपने बुनियादी जो उनका हक है आपके ऊपर, उससे महरूम नहीं रह जाएंगे? देखिए, अगर हमारे वोटर ने एक्सेप्ट किया होता है इस हुकूमत को, या जिस तरीके से फॉरेन इंटरफेरेंस ये हुकूमत लाई गई, अगर वो इसको एक्सेप्ट करते तो हमारी जो जलसे हुए हैं, मुल्तान का लास्ट जलसा था, जो लोगों की तादाद थी वो उनकी एक्सेप्टेंस यही है कि आप मसले के आजाद कौम है, 47 से लेकर अभी तक हमारे ऊपर डिक्टेशन दी जा रही है बाहर से, इसको खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान को एक आजाद मुल्क की हैसियत से आजाद खारजा पॉलिसी लेके आनी चाहिए। और मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ उनकी खातिर, पाकिस्तान की खातिर, मैं कोई इनको वो नहीं दे रहा, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ, जहाँ से जो चीज सस्ती मिले हमें लेनी चाहिए। और रशिया से हम ये ले सकते हैं क्योंकि उनमें कोई सैंक्शंस लागू नहीं हो सकती, और वो ले लें तो आप अगर 33 बिलियन की इम्पोर्ट है और उसमें से आपको बच जाता है 30%, तो आप अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन सेव कर सकते हैं। हमें IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही तो सही, ये तो बात है इब्राहिम साहब। अगर आप लोग भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर पाते इस तमाम दौरानिये में जो आपकी हुकूमत थी, हमें IMF की इस ट्रांच की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो कि अभी हम लोग मांगने के लिए उनकी बड़ी कड़ी शराइत मान रहे हैं। देखिए, मैं तो कह रहा हूँ हमने तो नहीं मानी, अगर हम उनकी शराइत मान लेते तो हम 150। लेकिन आपने सर, आपने क्या, आपको लगता है आपने वो जो दस्तावेज था उस पर ओवर कमिट तो नहीं कर दिया आपने उनको? क्योंकि आपने कमिट किया उसके बाद ही तो वो फिर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने खुद ही कहा है अब आप मान नहीं रहे। कोई कमिट नहीं, उन्होंने कहा था कि आप अपनी चीज में देखें, दो तरीके होते हैं, या आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घटा दें, या उसकी जो है अगर वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अगर आप खरीद करेंगे तो फिर जाहिर है उसके मुताबिक आपको चार्ज करने पड़ेगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 100 रुपए की चीज देके और 90 रुपए में या 80 रुपए में दे दें, फिर तो आप लॉस में जाएंगे। उसको कवर करने के लिए ही खान साहब विद द कंसेंट ऑफ ऑल कंसर्न्ड अथॉरिटीज को गए थे रशिया, कि रशिया ने हमें एक अच्छी ऑफर दी है और उसको हम एक्चुअलाइज करके और हम अपने मुल्क को इस IMF से भी चांस छुड़वाएं कि उनको हमारा। वैसे मैंने ये बात भी सुनी है, और चौधरी साहब से मैं पूछती हूँ। चौधरी साहब, ये हमने ये वाली बात भी PTI के काफी लोग अब कर रहे हैं कि उनके पास तो इतना फिस्कल स्पेस था कि इस बजट में अगर उनकी हुकूमत होती तो उन्होंने तो 35% तक इजाफा करना था सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, जो आपने 15% किया है। और आप इन सेंस ये भी बताइएगा कि अब जो महंगाई का प्रेशर है जो अभी भी बढ़ता जा रहा है, उसको क्या वाकईतन ये जो तमाम आपने इकदाम उठाए हैं बजट में, उनसे कोई मदद मिलेगी? महंगाई का प्रेशर कम होगा? पेट्रोल की कीमतों में जिस तरह का यकदम इजाफा हुआ है उसको कुछ हद तक आप मिटिगेट कर पाएंगे या नहीं? एक तो PTI सारे काम तब करना चाहती थी जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ गई। उससे पहले 3.5 साल बेचारों को फुर्सत नहीं थी और बहुत सारे और अमूर निपटाने थे। उस्मान बुज़दार साहब की हिफाजत और उनका ख्याल करना था, महमूद खान साहब का ख्याल करना था, और 7-8 वज़राए सेहत बदलने थे, सारे आएँ अपनी दिहाड़ी लगाएं चले जाएं। इस तरह वज़राए ख़जाना बदलने थे, वो भी बहुत ज़रूरी था, और बहुत सारे और इस तरह के अमूर जिनमें अगर हम जाएंगे तो एक लंबी बहस है। जो चीनी और गंदम पड़ी हुई थी उसे एक्सपोर्ट करने पे
बहुत बेचारों को मेहनत करना पड़ी। सर वो कहते हैं जो कोविड हमने आया है, जमा- उन्होंने 1.5 साल कोविड में गुजार जो दिया। हमने जमा करके रखी थी वो इनको बेचनी वो पड़ी। सारे चीज़ मोना वाले कोविड भी आए। पैकेज- खान साहब जरा हौसला हौसला, सर, आप जी, हुकूमत में थे तब भी आपका गुस्सा बजा था, आज ओपोजिशन में हैं जो कि आप हकीकतन अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहे, जुर्रत नहीं है इतनी के सामने आके बैठें और ऐवान के अंदर आके सामना करें, तब भी आपका गुस्सा ये है। हम वो सारा सहने के लिए तैयार हैं, हमारी भी सुन लें, ना ऑपोजिशन में थे ना अब हुकूमत में सुनते हैं। जिस तरह महंगाई है उस इसीलिए टैक्स जो है वो 6 लाख से 12 लाख किया गया कि उन लोगों को सहूलत मिले, जितना वो टैक्स देते हैं वो बचत होगी, यकीनन वो बेहतर अफोर्ड कर सकेंगे, अपने घर को बेहतर चला सकेंगे। और सेकेंडली जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं जिससे महंगाई कम होगी वो तेल और गैस की बेहतर मैनेजमेंट है, और ख़ासकर गैस की मैनेजमेंट। इनके सरवर खान साहब ने गालबन ये 19-20 का जो दिसंबर था तब गैस बुक ही नहीं कराई थी, और हमारे कारखाने गैस वाले बिजली वाले कारखाने जो गैस पे चलते हैं वो तेल पे चलते रहे और महंगी बिजली। हम सबसे पहले वो अरेंज कर रहे हैं। जब आपकी बिजली सस्ती होगी, जब आपकी जो खाद सस्ती होगी, ये लेकिन सर एग्रीकल्चर में सरवर खान साहब को तो गए हुए काफी टाइम हो गया है, वो तो कोई तकरीबन 1 साल से नहीं है उनके जी, पास। वो ये उसी कंसर्न वक्त गए मिनिस्ट्री। थे, उसी वक्त गए थे, इसको तबाह करके फिर उधर पीआईए में गए, उसका भी वही असर किया। तो महंगाई कम करने के लिए मुन्ना एक तो हमारी अपनी ज़राअत की पैदावार बेहतर हो, उसके ऊपर हमने ज़ीरो टैक्सेशन इसीलिए की है, मशीनरी आए, अच्छे बीज आए, पैदावार बढ़े और हमारी अपनी कमोडिटी इतनी हो जो मार्केट में हमें अर्जा कीमत पे आसानी से दस्तयाब हो। बाकी आलमी मंडी में तेल की कीमतें हैं, उसे कम्पीट करने के लिए हमें काम करना है, और इस सब में मेजर किरदार अदा होगा डॉलर और रुपए की जो पैरिटी है उसका, कि वो तवाज़न कितना बेहतर करते हैं। उसके लिए मियां शहबाज शरीफ साहब की टीम काम कर रही है। उसको तो सर और डॉलर के बनिस्बत आपको पता है रुपया रोज बरोज इजाफा हो रहा है, 200 से कई ज्यादा तजावुज कर गया, नीचे भी लेके आए, ऊपर गया नीचे भी लेके आए, और अभी नीचे आएगा 2 बुनियादों पे। आपके सी पैक के सारी फंडिंग रुकी हुई थी, सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे। मैं क्योंकि गवादर और कराची ये पोर्टफोलियो मेरे पास रहा है, देखता रहा हूं, वो सब लोग परेशान थे। अब सबसे ज्यादा जिस शोबे में काम होगा और स्पीड से होगा वो सी पैक के मंसूबा जाते हैं। अच्छा। जब आपके पास फॉरेन रेमिटेंस आएगी चाइना से, चाइना का पैसा जो प्रोजेक्ट्स के अंदर लगना है, तो ऑटोमेटिकली वो तो आपके एफडीआई हो गई ना, इन्वेस्टमेंट हो गई। रेमिटेंस तो वो कह रहे हैं उनके टाइम पे तारीखी थी। देखें वो इन्वेस्टमेंट आएगी डॉलर्स में आएगी ना, जब डॉलर आपके पास आएंगे, खर्च ना अपने रुपए में है, डॉलर मुल्क के इन्फ्लक्स अंदर की वजह से आप तो कह रहे हैं आप बेहतर हो उस जाएगा। वजह से जी ऐसे ही है। इसी तरह जो कतर के साथ बात हुई है वो 2 तरह की है। 3 अरब डॉलर की गैस वो हमें फ्राहम करने के लिए तैयार हैं, राइट। और 3-4 अरब रुपया हमारे बैंकों में रखने के लिए तैयार हैं। सही। इसी तरह सऊदीया और दुबई से जो बातचीत हुई है और आगे मुआहिदों की शक्ल इख्तियार करने जा रही है, वो उनके प्राइवेट सेक्टर के लोग इंडस्ट्री लगाने आ रहे चलिए हैं, तो काफी अहम जिसमें डिटेल्स ऑयल दिए चौधरी रिफाइनरी साहब भी ने, है अल्लाह करे कि और ऐसा पानी के मंसूबे भी materialize हैं हो, ये कराची सारा में। कुछ। लेकिन जुल्फिकार साहब जीडीपी बेहतर थी, ये आपकी हुकूमत का खुद दिया हुआ सर्वे आपने उसके अंदर एक्सेप्ट किया है उनके टाइम पर, जो जाहिर है उनकी परफॉर्मेंस हुई ना, ये एलएसएम हो, ज़राअत हो, बेशक इसके के ज़राअत के जो एडिबल आइटम्स हैं हम आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ तो इसमें थी ना, जो प्रोजेक्टेड नंबर्स थे उसके आगे उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। वो कह रहे हैं एटलीस्ट आप इस बात को तो उनको क्रेडिट दें। लेकिन आप उसका देखें ना, जब ये गवर्नमेंट गई है तो इन्फ्लेशन कहाँ पे ले गए, और जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो कहाँ पे छोड़ के गए। ये सिर्फ आप क्रेडिट लेने की बात ना करें, जो जहाँ पे इनका डिस्क्रेडिट है उसकी भी बात करें कि ये मुल्क वो के तो साथ जाहिर है आप करके करते क्या हैं ना, गए हैं। बतौर आप उनके लिए तो अपोजिशन है, लेकिन वो कह रहे हैं क्रेडिट की भी तो बात करें ना। आप डिस्क्रेडिट तो करते ही हैं, जाहिर है आप उनके लिए, क्योंकि ओपोनेंट पार्टी है, उनके राइवल है सियासी, लेकिन आप देखिए, जो अच्छा काम करे ना तो बिल्कुल हम उसको क्रेडिट देंगे, लेकिन यहाँ पे बात होती है ओवरऑल परफॉर्मेंस की। इनकी आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देख लें कि इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अगर ये सस्ती बिजली बना सकते, सस्ती गैस ले आते, सस्ती बिजली बनती, सस्ती बिजली की वजह से आपकी कंपेटिटिव जो प्राइसेस हैं वो कंपेटिटिव होती, ग्लोबल मार्केट में आपकी एक्सपोर्ट बेहतर होती, यहाँ पे आपकी बिजली की प्राइसेस से आपकी प्रोडक्शन बेहतर होती, आपकी खाने पीने अशिया खुर्दोनोश की चीज बेहतर होती, फिर आपकी यूरिया की कॉस्ट नीचे चली जाती, उससे आपकी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो नीचे चली जाती है। कुछ तो बेहतर करते हैं, इन्होंने तो कहीं पे भी नहीं किया, कोई चीज बेहतर नहीं की। ये क्रेडिट अच्छा, आप ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल सेंस में आप इसको डिस्क्रेडिट ही समझते हैं। मेरे पास क्योंकि वक्त है, इब्राहिम साहब आपका एक 1 लास्ट लाइन मेरे पास आ जाए, लाए अमल अब क्या है आगे का, ये आपके बताना चाह रहा हूँ कि
जी। हम लोग अल्टरनेट एनर्जी के तौर पे डैम्स बना रहे थे, जो दुनिया में सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के लिए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गैस खरीदने के लिए इनको Cheapest बजाय source of डॉलर gas। खर्च करने की जरूरत न पड़ती। रूबल ने रूस ने कहा है कि आप हमें पेमेंट दे इब्राहिम साहब जरा हौसले से, आपके चाहने वाले सुन रहे होंगे, समय तो आ जाए, हौसले से बात करें। नहीं, क्योंकि वक्त कम है। उन्होंने ठीक उन्होंने इब्राहिम साहब ने समझ जरा नहीं आ रही। रूबल में एक चीज आपको मिल सकती है, आप डॉलर के पीछे पड़े हुए हैं और फिर डॉलर रिलेटेड मुल्कों से आप 30% हायर कॉस्ट पे खरीद के और फिर आप चाइना का बता रहे हैं, चाइना आपको मुफ्त पैसे देगा। वो भी आपके ऊपर वो कौम के ऊपर से उसका बोझ आता है, उन्होंने वो पैसे आपसे वापस देते हैं। और वो रेमिटेंस भी कहते हैं उसको। रेमिटेंस वो है जो आपको जी वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो एक हाँ जनाब, चाइना को पैसे वापस नहीं देने, वो प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है और बहुत सारी बीओटी पे है। बीओटी पे है, तो वो बीओटी किसने देनी है? आपको पाकिस्तानी कौम ने देनी है ना हुजूर। तो भाई क्यों नहीं देंगे? जब आप घर बनाते हैं तो उसका खर्चा आप नहीं देते, खर्चा हम ही ने देना है। अल्टरनेट एनर्जी की बात हो रही थी, तो आप अल्टरनेट आप जिस मोटरवे पे इस्लामाबाद से मुल्तान जाते हैं वो आपको महंगा पड़ता है या सस्ता पड़ता है? चलेंगे एक मोटरवे से इंशाल्लाह पहले मुल्तान तवील जाना बहस है, इस्लामाबाद इसको नशिस्त में से, और जरूर आज आगे जाना बढ़ाएंगे। कितना आसान है और कितना कम अभी खर्च के लिए है। नाज़रीन हमारे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। चौधरी जाफर इकबाल, इब्राहिम खान साहब, जुल्फिकार अली बदर साहब ने हमारा साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।